और मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कराची का सबसे अहम किरदार है। होना तो ये चाहिए था कि इस शहर का ख्याल एक नई नवेली दुल्हन की तरह रखा जाता, लेकिन इसकी हैसियत तो एक यतीम औलाद जैसी कर दी गई, जिससे मेहनत तो ली गई मगर हक नहीं दिया गया। और आज कराची एक सियासी यतीम की मानंद नजर आता है। यहाँ की आवाम बुनियादी मसाइल का शिकार होने के साथ साथ सफरी जरूरियात की कमी का रोना भी रो रही है। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसे शहरी ज़हनी खौफ में मुब्तला है। एक सर्वे के मुताबिक कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बदतरीन निज़ाम करार दे दिया गया है, जहां आवाम को भेड़ बकरियों की तरह मिनी बसों में भर लिया जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि कोई खतरनाक हादसा भी पेश आ सकता है। यहाँ तक कि लोग बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर हैं। टूटी फूटी सड़कों पर जब ये खस्ता हाल बसें लबालब भरकर चलती हैं तो आवाम की जानें सूली पर लटकी होती हैं, क्योंकि कभी सीएनजी स्टेशन बंद हैं तो कभी हड़ताल और कभी एहतजाज और कभी कोई और वजह। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? आए दिन होते खतरनाक ट्रैफिक हादसात में अब तक ना जाने कितने शहरी मौत की आगोश में जा चुके हैं और कितने ही माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद मुल्क में बढ़ती गुर्बत और महंगाई का खराज लोग अपनी जान की सूरत में दे रहे हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। टूटी सड़कें, बसें खस्ताहाल, आवाम परेशान, मंसूबे तबाहाल, दुनिया चांद पर पहुंच गई। मगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इंतहाई खराब हालत में है और दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निजाम में शामिल हो चुका है। शहरियों को कहीं भी आने जाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूटी फूटी सड़कों पर खस्ताहाल बसों का राज है, जिन पर सफर करना आसान बात नहीं है। यूँ तो गुज़िश्ता कई सालों से ट्रांसपोर्ट के कुछ तरक्याती मंसूबे जारी हैं, लेकिन उन पर काम होता नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से हुकूमती दावे तो बहुत किए गए, लेकिन वो महज दावे ही रहे। देखा जाए तो सिंध में तकरीबन 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन कोई एक मंसूबा भी कराची में मुकम्मल नहीं किया जा सका, जबकि दीगर सूबों में ट्रांसपोर्ट के कई बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। बकौल सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह के जो हकायक हैं वो कुछ और भी बताते हैं कि जब पेशावर बीआरटी की PC1 आती है तो वो 10 दफ़ा रिवाइज़ हो जाती है और उसकी रेट्स बढ़ते जाते हैं, तो जब सिंध में आती है तो उसको 10 दफ़ा पीछे धकेला जाता है। जबकि प्रेसिडेंट कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी का कहना है कराची में इस वक्त 2.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 5000 बसें मौजूद हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40,000 बसों मिनी बसों कोचेस की ज़रूरत है और इस वक्त चल रही है 5,000। इन हालात में शहरी सियासी रहनुमाओं के झूठे वादों, दिलासों और नई तारीखों के इंतजार में बेबसी की तस्वीर बन गए थे। वहीं ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। अगर हुकूमत हमारी नौजवान नस्ल को मौका दे तो इलेक्ट्रिक कार जैसे कामयाब मंसूबे ट्रांसपोर्ट के मसले का हल यकीनन बन सकते हैं। आपने रिपोर्ट में देखा कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किस कदर दरहम भरम हो चुका है और शहरी किस तरह अपनी जानें खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। टूटी फूटी सड़कें, सीएनजी की आए दिन बंदिश, पेट्रोल पर बढ़ते पैसे, पुरानी खस्ताहाल बसें, महंगाई के मारे शहरियों के दिल पर क्या गुजरती है, आइए चलकर उन्हीं से पूछते हैं। किसके इंतजार में खड़ी हुई है? वाले जिससे पूछो उससे कहते हैं नहीं जाना, वो कहता है नहीं जाना। आपने कहाँ जाना है? करीमाबाद। करीमाबाद जाना है, तो यहाँ से कौन सी बस जाती है? बस नहीं आती है, चिंची जाती है। तो ये चिंची में नहीं जा रहे? मिल ही नहीं रहा। करीमाबाद जाने का एक अलग चिंची है। हाँ। वैसे आप रोज कैसे आती जाती हैं? रोज तो नहीं आते, कभी कभार जाते हैं हम। तो कभी कभार जब भी जाती है बसें रिक्शे इसी तरह तंग करते हैं? इसी तरह ही होता है, आते हुए भी इसी तरह ही होता है, जाते हुए भी। पैसे कितने लेते हैं? 50, 40 रुपए। अभी आप कितनी देर से खड़ी है? अभी 10 मिनट हुए, अभी तक कोई चिंची नहीं मिल रहा। चले जी, एक खातून से हमारी बात हुई, इनका कहना यह है कि मैं जिस चिंची को रोक रही हूँ करीमाबाद जाने के लिए, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। आगे और लोगों से बात करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताएं, क्या आवाम को सुकून है? एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। गाड़ियाँ नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कहाँ से जाएंगे? कोई गाड़ी ही नहीं है बड़ी, खान कोच है बड़ी बस, बाकी सब गाड़ियाँ नहीं है कोई भी, क्या करेंगे? सही, कहीं भी आना जाना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। सही है अंकल, एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हम इतना अफोर्ड नहीं करते, इतनी तनख्वाह नहीं है हमारी कि जो भी हम अफोर्ड कर सकें।
क्योंकि इसलिए कि 70-80 यहाँ के लालू के है तो देना है, तो हम हाँ और आगे से झगड़ा फसाद करते हैं इनसे, तो इसलिए कि क्या करें फिर। आपकी फैमिली है पूरी? ये सही। अच्छा, बगैर फैमिली के खवातीन का निकलना कितना मुश्किल है? इतना कंजेस्टेड होके बैठना पड़ता है, कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल है, आते हैं तो अकेला इंसान आ ही नहीं सकता ऐसे। शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किन मसाइल का सामना है? हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और चिंची वालों ने तो रिक्शे किराया बहुत लिए हुए हैं लोगों ने। 10 रुपये किराया, वहाँ 30-40 रुपये ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत सही। अच्छा, ये अपनी मर्जियों से किराए लेते हैं? जी, अपनी मर्जी से लेते हैं। और इस रूट में कितनी बसें चलती हैं? इस रूट पे में कम से कम अच्छी खासी चलती हैं, मतलब कि किराया ये ना किराया की बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आंटी, कितना मुश्किल है खवातीन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना? बहुत बेटा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है, जो कहने का हक भी नहीं रखते, बहुत मुश्किल है। सही है। क्या किराया लेते हैं ये ले लेते हैं 60 रुपये। 60 रुपये। आप कहाँ से कहाँ जा रही है? मैं सिंधी होटल से नाजमाबाद। बसों वगैरह में जो सफर कर रही है बहुत, हाँ उसमें बहुत ज़रा किराया भी ज़्यादा है और बदतमीजी भी ज़्यादा होती है, इसमें सुकून से बैठ के चला जाता है। सही। अभी तो आपकी सामने वाली रो में खवातीन बैठी हैं, समटाइम मर्द भी बैठे हुए होते हैं। हाँ बैठे होते हैं, बैठते हैं, उन्होंने भी सफ़र करना होता है। सही। अच्छा, आप बताएं, खवातीन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है इस तरह की कराची की ट्रांसपोर्ट में आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। क्या कह रही है? इन्होंने बोला मैं 4 सीट लूँगी, 4 सीट बोली, मैं 3 सीट लूँगी। 3 बोला। फिर कितना किराया लिया आपने? 30 रुपये किराया लिया। बच्चे का किराया नहीं पता होता। सही। अभी इन्होंने दे दिए पैसे वापस? दे आपको? दिए। चलें, सही है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए फैमिली मौजूद है। अभी इनका एक झगड़ा चल रहा था, ये 3 सीटें कही थी कि 4 सीटें कही थी और फौरी तौर पे इनका मसला हल हो गया है। आगे चलते हैं, वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ पे भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मुझे ये बताएं कि इस शहर की आबादी ज़्यादातर वाइट कॉलर है, यानी कि मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना चैलेंज बन चुका है, क्या मसाइल होते हैं? सबसे ज़्यादा मसला तो ये चंगी रिक्शे वाले हैं ना, ये मनमानी पर किराया लेते हैं। जहाँ बोले भाई वहाँ जाना है 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, इस तरह से ये पैसे की बोलते हैं। बसें चलती नहीं है ना, कोच वगैरह है नहीं यहाँ पे। अब ये इन्होंने जो ग्रीन बस चलाई है वो वहाँ पे इसका स्टॉप है सामने, वहाँ से आप जाए सीढ़ी चढ़े फिर उतरे वहाँ से, फिर किराया अगर आपको एक स्टॉप से दूसरे जगह जाना है तो 15 रुपये लेते हैं, और अगर ज़्यादा जाएँ तो 50 रुपये किराया है उनका, तो वो बेहतर है। लेकिन क्या किया जाए कि वो दूर है, स्टॉप से दूर है, यहाँ से जाहिर है लोग शॉपिंग करने आते हैं, ठीक है ना, जिसमें ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। इसमें ये मसले मसाइल सारे ये चंगी वाले हैं। सही। अच्छा, चिंची में अक्सर हमने देखे बहुत तेज़ आवाज़ में गाने भी चल रहे हो। बदतमीज़ लोग हैं, तरह से भी अगर आप इनको पैसे कम देंगे ना तो ये ना 10 बातें सुना देंगे आपको, ये उठा देंगे। तो आप क्या समझते हैं, कराची जो कि इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल होना चाहिए? ये सर देखिए, जब से हम तो बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं, ये कभी हल हुआ है ना होगा। जब तक कोई संजीदा है ना कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये क्योंकि हर आदमी यहाँ माफिया है, हर आदमी हर काम में माफिया बैठी हुई है। यहाँ पे कोई काम करने नहीं देते किसी को, ना गवर्नमेंट करती है कि भाई चलो ठीक है पब्लिक के लिए कुछ करे, कुछ नहीं करती। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपके टाइम अल्लाह का करम। सर, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी के शहर में इस वक्त कितनी बसेस की ज़रूरत है? देखिए जी, इस वक्त तो तकरीबन मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, 2009-10 में जाता हूँ। उस वक्त हमारे पास 25,000 गाड़ियाँ थी, बसें, बड़ी बसें, मिनी बसें, कोचेज। लेकिन उस वक्त भी नाकाफ़ी थी बसें, मिनी बसें, कोचेज। अब तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40,000 बसों, मिनी बसेस, कोचेज़ की ज़रूरत है, और इस वक्त चल रही हैं 5,000।
सही सर, चूँकि बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। चिंची हो गई, रिक्शाज़ हो गए, उसके अलावा कुछ प्राइवेट कार्स हैं जो कि अपने मन माने किराए लेती हैं। अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची शहर जहाँ पे आबादी भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, तो इसके साथ इतनी ज़्यादती क्यों? इसकी वजह ये बता सकता हूँ कि 2008 में हमारे अख्तर हुसैन जदून पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, तो उन्होंने मुबैना तौर पे जिन चिंची का आपने अभी नाम लिया, ये चिंची ये है कि इनका ना कोई रूट है ना परमिट है, वो मोटरसाइकिलों पे गाड़ियाँ बनाई गई हैं और वो ज़्यादातर चोरी के मोटरसाइकिल होते हैं और उस पर कोई कानूनी तौर पे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, हमसे मशवरा नहीं किया गया। वो वहाँ फिर उन्होंने 2008-9 में इस तरह की गाड़ियाँ चला ली। उसके बाद हमारे कारोबार पे ये असर पड़ना शुरू हो गया। बार बार डीजल पेट्रोल की कीमतें, CNG की कीमतें बढ़ने के बाद कुछ ऐसा भी है, कुछ मुझे शिकायत मिलती हैं कि कुछ किराया बढ़ा के ले रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना कोई सब्सिडाइज किया जाता है, कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। मैं खुद परेशान हूँ इस बात में कि जो बुनियादी चीज़ है, बड़ी गाड़ियाँ शहर की, वो तो उनके लिए हुकूमत कोई नहीं सोच रही। सर, जो ग्रीन लाइन बस है ये एक अच्छा इजाफा है, लेकिन ये कुछ मखसूस रूट्स के लिए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ गुलशन की, कोरंगी की, तो इन रूट्स पे ये नहीं चल रही। सुरजानी टाउन से टावर तक हैं, वो तो किसी और इलाके में नहीं जा सकती ना, तो ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे? उसके अलावा रेड लाइन मंसूबे का भी आगाज़ किया गया, येलो लाइन मंसूबे की भी बात हमने सुनी, ऑरेंज लाइन मंसूबा भी सुना गया, लेकिन हाल अभी ये है कि जिस शहर में 25,000 बसें थी, वहाँ पर अब 40,000 बसों की ज़रूरत थी, वहाँ 5,000 बसें रह गई हैं। अब ये जो 5,000 बसें चल रही हैं, इसमें लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भर लिया जाता है। छत पे हम देखते हैं जा बजा लोग मौजूद होते हैं। हमारी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ पर तो एक नॉर्मल गाड़ी भी चल रही हो तो वो चलना मुश्किल है। स्पेशली जो ये मौसम है, आपने देखा बारिशों के बाद और सड़कें ख़राब हो गई हैं, तो ऐसे में इतने लोगों को भर कर जो बसें जा रही होती हैं, तो वो मुसाफिर को तो सबसे पहले अपनी जगह पे पहुंचना तो दूर की बात, वो सुकून से और सेफ्टी से पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात। देखिए, ये बड़ी बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि जब लोगों को गाड़ियां नहीं मिलेंगी, कम तादाद में होंगी, लोगों ने दफ्तरों को पहुंचना है और उन्होंने तो फिर इसी तरह, अब मैं ये कहा जाए कि ये हमारे ड्राइवर भर लेते हैं, वो भी ये चले करते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो भी बैठ जाते हैं मजबूरन। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है, हमें उन्होंने बुलाया तक नहीं। कराची वालों को यतीम समझ लिया गया है, कोई परेशानी आती। देखिए, मैं हमारी बसें 47 से भी पहले की है और 47 से बसें चल रही कराची। गवर्नमेंट के 2-4 मंसूबे आए, कराची रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अयूब खान के दौर में चली, वो भी फेल हो गई। उसके बाद KTC 98 तक चल रही थी, उस वक्त तो आप तो सफ़र नहीं किया होगा आपने उनमें। 98 तक कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की शहरी गवर्नमेंट मंसूबा था, वो चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। सारा लोड जो है वो हमारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आ गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। मंसूबे आते हैं जी, पेपर वर्क बहुत है, वो जी फलाना जापान से लेके आ रहे हैं, फलाना से फ्रांस से लेके आ रहे हैं। मेरे साथ भी वहाँ के आए हुए लोगों की मुलाकातें होती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो फिर तो कुछ भी नहीं। सर, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, करोड़ों की आबादी वाला शहर कराची, जिसे महाशी हब भी कहा जाता है, वहाँ पर अब से कुछ साल पहले की बात की जाए तो 25,000 बसें थीं और ज़रूरत उस वक्त भी 40,000 बसों की थी। और अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त शहर कराची में, अगर हम ग्रीन लाइन मंसूबे को एक साइड में रख दें, उसके अलावा बात करें तो 5,000 बसेस मौजूद हैं। क्या आप ये समझते नहीं हैं कि कराची वालों के साथ ज़्यादती हो रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो आपने बात की, मैं उसको ज़रा इस तरह कहूँगा कि 2012 में पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब 2013 में स्टार्ट हो रही थी, तो 2012 में ही हम लोगों ने एक जायका से सर्वे कराया था मास ट्रांजिट का। और मास ट्रांजिट का जब सर्वे हुआ तो देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन जो इतने बड़े शहर होते हैं, उनका मसला सिर्फ यूँ जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। उसमें फीडर बसेस भी होती हैं, उसमें मेट्रो बसेस भी होती हैं, उसके पास आपके पास ट्रैम्स होती हैं, रेल रोड्स होते हैं। तो ये पूरा एक हमने सर्वे करवाया। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको ह्यूज फंड्स चाहिए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है 13 साल। बिल्कुल। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुआहिदा किया, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहिदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे जो एग्रीमेंट है वो फाइनल हो गए। बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो हमारा मुआहिदा है, उसका करंट स्टेटस ये है कि इंशाअल्लाह हम हफ्ते 2 हफ्ते में रेड लाइन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाहिद प्रोजेक्ट है, वो वाहिद BRT सर्विस है जो सब्सिडी फ्री हो। सर, लेकिन इसके लिए भी आवाम को 2 साल इंतज़ार करना होगा, 2 से 3 साल। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, देर बिल्कुल हुई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे लाना कोई आसान बात नहीं है। और स्पेशली जब आप सिंध में बैठे हों और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, अगर आप ये बात करेंगी तो जो हकायक हैं वो कुछ और भी बताते हैं कि जब पेशावर BRT की PC1 आती है तो वो 10 दफ़ा रिवाइज़ हो जाती है और उसकी रेट्स बढ़ते जाते हैं। और जब सिंध गवर्नमेंट की रेड लाइन की BRT, जो दोनों को एक ही इदारा फंड कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पेशावर में बनाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक सिंध में भी बना रहा है, तो जब सिंध में आती है तो उसको 10 दफ़ा पीछे धकेला जाता है। जिन चीज़ की भरमार है इनको, और जिस तरीके से वो चला रहे होते हैं और जो लोग उनको चला रहे होते हैं, ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना जो रोड पे जो लेके निकलते हैं किसी किस्म के कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होते। देखिए, माजी में आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट की बहुत सी हड़तालें हुआ करती थी। हर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद वाले हड़ताल किया करते थे। इन 3-3.5 सालों में हड़ताल नहीं हुई, लेकिन रक्षा और चिंची वालों ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत बातें की। सिर्फ उसकी वजह यही है कि मैंने पिछले 3 सालों में ये कोशिश की है और सख्ती की है कि जो आपने देखा होगा कि कम उम्र बच्चे कभी कभार रक्षा चला रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। चालान भी करवाता हूँ, कॉन्फिस्केट भी करवाता हूँ, रक्षा बंद भी करवाता हूँ। बहुत से एरियाज़ पे ये भी हुआ है कि मैंने खुद जाके चेकिंग की है। अगर मैं कहीं खड़ा हूँ और मैंने कोई देखी, क्योंकि मेन रूट्स पे हमारा रक्षा और चिंची, ये मेन रूट्स पे इनको हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मेन रूट्स पे ना आने, तो हम इसके लिए लेजिस्लेट कर रहे हैं। हम कानून भी बना रहे हैं इसके लिए कि ये उन रोड्स पे जाएं जहाँ पे स्पीडी ट्रैफिक नहीं आती। सख्ती हम कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब भी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, उसकी कोशिश होती है कि उसको बेहतर बनाए और उसको बेहतर बनाए, उसकी डिलीवरी, उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो। सारी चीज़ें उस वक्त तक अच्छी नहीं होती जब तक हमें उसका फीडबैक नहीं मिलता। एंड थैंक्स टू ऑल यू पीपल कि आप मीडिया के दोस्त हमें हमेशा आगाह करते रहते हैं। हमने बहुत सी ऐसी भी कार्रवाइयाँ की हैं जो शायद पुलिस डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से पॉइंट आउट ना भी हो सकी, लेकिन जब भी मीडिया हमें पॉइंट आउट करता है तो हमारी टीम्स जाके वहाँ पे पहुँचती है और बर वक्त कार्रवाई हो जाती है। मारूफ समाजी रहनुमा और सरबरा बैतुल माल हुदैत लखानी साहब से जब कराची की ट्रांसपोर्ट पर बात की तो उनका क्या मौक़िफ़ था, आइए आपको सुनाते हैं। राइट ऑफ वे भी हमें नहीं पता, लाइसेंस लेते हुए किसी ने लॉज भी नहीं सीखे कि किसने किस तरीके से गाड़ी पार्क करनी है, किसने किस वक्त इंडिकेटर देना है, किसने किस लेन पे रहना है टर्न करने के लिए। सो ना तो हमने लॉज सिखाए, ना हमने लॉज इम्प्लीमेंट किए। एक ऐसा लगता है डॉजिंग कार्स बचपन में जो फन लैंड के अंदर नहीं होती थी जिसमें गाड़ियाँ मारे होते थे, वो शहर के अंदर चल रही। और इससे जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर वो कितना बुरा आता है। इसका जो इम्पैक्ट है हमारी परसेप्शन पे, या हमारे मुल्क का परसेप्शन क्या जा रहा है। रोड के ऊपर आप उल्टा भी जा रहे हैं और किसी का राइट ऑफ वे नहीं है। पैदल चलने वाला बेचारा कचरे के अंदर पैदल चल रहा है, उधर खड्डे हैं, गाड़ी जो चल रही है मोटरसाइकिल उसको खड्डों में गिरना पड़ रहा है, गाड़ियों को खड्डे में गिरना पड़ रहा है। सो ना इम्प्लीमेंटेशन है, ना ट्रैफिक पुलिस है, ना राइट ऑफ वे है, ना ट्रेनिंग है, ना कोई सेफ्टी
गैजेट्स हैं, सड़क के ऊपर जो है बसों में लटक के छतों के ऊपर बैठ के आप परेशान हो जाएं, आप जो है वो खड्डों में और बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करने में परेशान हो जाएं। कराची में अवाम ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, वहीं हमारी नौजवान नस्ल ने इस मसले को संजीदगी से लिया और इस चीज़ को लेकर एक ऐसे अहम प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जिससे आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाई जा सके। उस्मान यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा और प्रोफेसर्स ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसमें ना जहरीला धुआं खारिज होगा और ना ही पेट्रोल गैस की किल्लत का खौफ होगा। आम गाड़ियों की निस्बत इसमें लागत भी कम आएगी और कीमत में भी नुमाया कमी होगी। अगर हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दे तो ना सिर्फ आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ लाई जा सकती हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बाइस है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात जानते हैं और बात करते हैं उन तलबा और असातिज़ा से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। बेसिकली हम लोग 2017 बैच हमारे यूआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक आइडिया अप्रोच करा कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोकली मैन्युफैक्चर नहीं है, तो हमने कहा कि ये आइडिया ग्रैब करें और इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएं। तो फिर हमने इसी का ख्याल देखा और हमने बहुत फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली करके अपनी गाड़ी को हमने डिज़ाइन करा। क्या क्या दुश्वारियाँ आई और कितना टाइम लगा आप लोगों को? टाइम हम लोग को तकरीबन 8 महीने लगा और ये कि हम लोग को जो टाइम मेन लगा वो हम लोग की मोटर वगैरह किट जो इम्पोर्ट करवाई उसमें लगा और इसको जो है बेसिकली मोटर लगाई है, इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक के अंदर BLDC मोटर इसको लगाई है और बैटरी पैक बनाया। उसमें हम लोग को टाइम लगा, लिफो सेल्स यूज़ किया हमने, खुद ही अपना बैटरी पैक बनाया और 7 किलोवाट का जो है बैटरी पैक है जिसको फिर चलिए ऑन बोर्ड चार्जर दिया हुआ है इसके अंदर और एक चार्ज पे जो है 80 किलोमीटर तक या कॉस्ट वगैरह इसकी कॉस्ट तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए है और ये सिर्फ किट है एक जो हमने इंस्टॉल करनी है किसी भी मेहरान कार में या जो भी 100,000 सीसी कार होंगी उसके अंदर। हमने बेसिकली इसकी इतनी ही कॉस्ट आ रही है विदाउट कार कि सिर्फ आपकी किट की कार होगी। हमें लोकल उनको जो लोग होते हैं तो उनके लिए ये है कि आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस भी कितनी हाई जा रही हैं, दिन ब दिन जा रही हैं और इसमें आपको कोई नहीं पता कि कब जाके स्टॉप आएगा और इसको आम आदमी अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। तो आम आदमी की आसानी के लिए हमने सिर्फ एक किट बनाई है जो कोई भी 3.5 से 4 लाख रुपए इतनी कोई अमाउंट नहीं है कि उसमें अगर आप ये किट कर लें तो आपको ज़िंदगी भर की आसानी है। अच्छा सर, वैसे ही शहर कराची में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे हमें रक्षा भी खड़ा नज़र आ रहा है और अगर इस तरह के जो मंसूबे हैं या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर हुकूमत कंट्रीब्यूट करके उस पर काम करे तो क्या मज़ीद बेहतर हो सकता है? ट्रांसपोर्ट के मसाइल बहुत हैं कराची में। अब जहाँ भी जाए ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है, धुआं हो रहा है, कल सारा का सारा असर क्लाइमेट पर पड़ता है। क्लाइमेट इशू बहुत बड़ा है इसमें। अच्छा, हुकूमत को थोड़ा इस पर कंसनट्रेट करना चाहिए। जब तक क्लाइमेट ठीक नहीं होगी, जो मरी का इंसिडेंट है बेसिकली वो वेदर चेंज की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको हम कंट्रोल करने के लिए EV चलाना शुरू कर दें तो बेसिकली हम अगर मैं 2 लाख EV रोड पे लेके आ जाएँ समाओ तो हम तक 1 बिलियन ट्री ग्रो कर रहे हैं। इसका फ़ायदा कितना है? इसका क्लाइमेट सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। दूसरा फ्यूल की कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, हुकूमत क्या कर सकती है? फ्यूल इंपोर्ट करने के बाद सारे इन्वेस्टमेंट इस गाड़ी पे कर दे, हमारी फ्यूल कॉस्ट लंबे टर्म के लिए बचती चली जाएगी। हम तकरीबन कम से कम 20% फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक कार। तो इसमें हुकूमत का फ़ायदा है। हुकूमत अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करे तो हम और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान लोग चीज़ें बनानी शुरू करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। सही। तो सर, इस तरह की कोई तजावीज़ आपने हुकूमती सतह पर दी, वहाँ से कोई फीडबैक आया? सैयद हसन साहब इस्लामाबाद जो हमारे स्पॉन्सर है इस्लामाबाद आए हुए थे पिछले दिनों, USA से इस्लामाबाद आए थे। उन्होंने काफ़ी डिस्कशन की, पूरा हफ्ता मिनिस्टर से बातें होती रहीं। मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की है तो इसको पॉलिसी बन गई इसकी, लेकिन पॉलिसी बनने के बाद इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत टाइम ले लेती है, हमारे लिए मसला आ रहा है। हम जो काम कर रहे हैं बहुत सस्ता काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लेना चाहें अच्छी गाड़ी तो 20 लाख से कम नहीं है तो दुनिया में। हमने 3-4 लाख में मेहरान को उठा के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। मेहरान के पिछले बिल खाली होता है, ठीक है, उसमें हमने एक मोटर फिट कर दी ला के एक्सेल लगा के, तो उसको कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। ऑन बोर्ड चार्जर है, इसमें सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। बैटरी पैक मौजूद है, बैटरी भी स्टेट ऑफ आर्ट बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट इस्तेमाल की है। 7 किलोवाट का पैकेट लगा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मिला मिल के हम 4 लाख के अंदर गाड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। सर, थोड़ा सा सुरक्षा के हवाले से बताएं। हम चलते हैं, आपको वो रक्षा भी दिखाते हैं और इस हवाले से आपको बता दें, क्योंकि हमने देखा शहर कराची में जो है वो जो माहौलियाती आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह ये रक्शे, टैक्सी, बसेस और इनसे निकलने वाला धुआं भी है। तो आइए हम देखते हैं।
सर इस रक्षा के हवाले से बताइए। ये रक्षा जो शहर कराची में फट के केसिया रक्षे पुराने चल रहे होते हैं, उसको हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक में कर दिया। इसमें जब चलता है तो बिल्कुल ये खामोशी से चलेगा, इसमें कोई आवाज़ नहीं होगी। जब मैं स्टार्ट करूँ तो आवाज़ नज़र नहीं आएगी। ये रक्षा स्टार्ट है? ये रक्षा स्टार्ट है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। वही रक्षा है जो कराची शहर में शोर मचाता फिरता है। अभी हमें बाहर से जो है बसों के हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, बाहर जो ट्रैफिक है उसका इतना शोर आ रहा है, लेकिन ये रक्षा स्टार्ट है और मुझे यकीन करें मैं करीब खड़ी मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म कर देगा। अच्छा, इसका जो कंजम्पशन है ना, अगर आपका देखा जाए तो ये 10% फ्यूल कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये साइकिल भी देख सकते हैं आप, ये 25 किलोमीटर तक सर चल सकती है। ये इस हमने आम साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होगी और 25 किलोमीटर चल सकती है बैटरी पे। कहते हैं कोई काम अगर शुरू करो तो सबसे पहले खुद अमल करो ना, फिर उसके बाद दूसरों को नसीहत करो। तो ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेसर आबिद करीम साहब हैं, उनकी ये अपनी गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक कार है, इनको क्या क्या दुश्वारी आती है ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये गाड़ी मैं 2016 से चला रहा हूँ। ये सोलर इलेक्ट्रिक कार है, ये सोलर से भी चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रिक से भी चार्ज। मैं घर से चार्ज करता हूँ या UIT यूनिवर्सिटी से चार्ज करता हूँ। तो आपको कितनी आसानी हो गई इससे? अच्छा, मेरा सबसे बड़ा आसानी है कि मेरी गाड़ी में जब मैं चलने के निकलना चाहूँ रोड पे निकल सकता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा है मुझे फ्यूल कॉस्ट का। इसमें मैं हार्डली जहाँ से चार्ज करता हूँ, मेरा बिजली का बिल 500 रुपीज़ पर मंथ आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। देख सकते हैं आप, ये डॉक्टर आबिद करीम की गाड़ी है और इनका कहना ये है कि 20 किलोमीटर ये जो है डेली ये सफ़र करते हैं और इनको इतनी आसानी हो गई है। सो इसको ये घर पे चार्ज कर लेते हैं। 500 रुपये, इनका कहना ये है कि इस गाड़ी को चार्ज करने पे जो इनका मंथली बिल आता है वो 500 रुपये होता है और इनकी जान छूट गई है फ्यूल से, CNG से, तमाम चीज़ों से। पर किलोमीटर इन्हें 1 रुपया पड़ता है। इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या ये चीज़ें हमारी हुकूमत को नज़र नहीं आती? क्या वो इन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकती? क्या वो इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं कर सकती? क्या वो पाकिस्तान के, स्पेशली कराची के शहरियों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ नहीं करवा सकती? मंसूबे ग्रीन लाइन का आगाज कराची के शहरियों के लिए हो चुका है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 25 दिसंबर 2021 को किया। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे का सगे बुनियाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ, लेकिन अफसोस ये प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना हो सका और शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सुरजानी से नुमाइश चरंगी तक ग्रीन लाइन बस चलाई जा रही है ताकि आवाम सुकून से सफ़र तय कर सके। चाइना से आने वाली 80 जदीद तरीन बसें एक नई उम्मीद जगा रही हैं कि आइंदा आने वाले सालों में कराची में एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बिलाल खालिद मौजूद हैं जो कि मैनेजर कम्युनिकेशन है। ये ग्रीन लाइन बस आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही है, इसमें आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसी आवाम बड़ी परेशान है तो अब एक उसको उम्मीद नज़र आ रही है कि ग्रीन लाइन बस से शायद जो है वो 50% जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उन पर काबू पा लिया जाएगा। इसमें आवाम के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? जी, पहले तो थोड़ा सा इसके आवाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन का जो जनरल मसला है उसको परसेंटेजेस में तो अभी कहना मुश्किल है। ये तो पहला संगी मील है, माइलस्टोन है ट्रांसपोर्टेशन के मसले के लिए। होपफुली ये एक सेगमेंट को जो कराची का है उसमें एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फराहम करेगा। जहाँ तक इसकी फैसिलिटी के हवाले से बात है तो ये बेसिकली डीज़ल हाइब्रिड बसेस हैं और इनकी एक सीटिंग कैपेसिटी है रफली अराउंड 160 की कैपेसिटी है। और अगर हम सिस्टम को ओवरऑल देखें तो ये एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही स्ट्रांगली क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि क्या कहते हैं फुली ऑटोमेटेड है। और पब्लिक जो है उसको क्या कहते हैं एक पूरे लंबे स्ट्रेच अराउंड 22 स्टेशंस जो हैं उस तक ये पूरी कनेक्टेड आपको फैसिलिटी मिलेगी आवाम को, स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल्ला चौक सुरजानी और कराची के मेजर सेक्शन से होते होते इस कॉरिडोर के, जिसमें नॉर्थ नाज़माबाद और नाज़माबाद जैसे वाइब्रेंट जगहें हैं। और ये नुमाइश तक पूरा क्या कहते हैं कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगी आवाम को।
इस बस में अगर हम वापस आते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। मिसाल के तौर पे ख़वातीन के लिए एक अलग सेक्शन है जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारी इस वक्त की ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसमें। उसके अलावा फैमिली का सेक्शन एक अलग है और फिर जो बुज़ुर्गों के लिए प्रेफर्ड सीटिंग का भी इसमें वो क्या कहते हैं पॉलिसी है हमारी। मोर ओवर इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए भी हमने स्पेस रखी हुई है और भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे USB बेस्ड चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह वो भी अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू इस वक्त की जो ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल है उससे तो बहुत ही बेहतर है। और वैसे भी इन जनरल पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की इस तरह की सर्विसेज आई हैं उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है। आए नाज़रीन, हम अंदर चलते हैं और आपको बस का अंदर का व्यू दिखाते हैं। नाज़रीन, एंट्रेंस पे मैं आपको बताऊं कि ये देखें, एंट्रेंस पे ना ये जो डिसेबल पर्सनस हैं जो व्हील चेयर पे या वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये उनके लिए बनाया गया है। ये देखें आप, और ये उसके बाद ये इस तरह से बाकी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देखें कि यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें आप जिस भी स्टॉप पर पहुँचेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये स्टॉप है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मतलूबा स्टॉप आ गया है कि नहीं। उसके अलावा कैमरास लगे हुए हैं, ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये एयर कंडीशनर बसें हैं जो कि मेरा ख्याल है कराची की जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं वहाँ बैठने का तो एक मसला अलग है और दीगर मसले मसाइल अलग हैं। लेकिन अगर ऐसी सवारी आपको मिल रही है कि जिसमें ना सिर्फ आप इजीली कंफर्टेबल वे में बैठ के जा सकते हैं बल्कि AC भी चल रहा है, तो ये तो समझ लें वो वाली सवारी होगी कि आप अपनी ही सवारी में कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। और जब अपनी सवारी होगी तो उसका ख्याल भी हमने वैसे ही रखना है जिस तरह हम अपनी सवारियों का रखते हैं। हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं करनी, कुछ भी खा के उसके रैपर इस तरीके से नहीं फेंकने, गंदे हाथ नहीं लगाने। स्पेशली वो लोग जो कि पान और गुटखा खाते हैं, खुदा का वास्ता है शहर की दीवारों को, सड़कों को आपने जो है वो फीकों से जो है वो लाल किया हुआ है, यहाँ काइंडली कोई ऐसी चीज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा बिलाल, मुझे बताइएगा, कोई शख्स अगर पान गुटखा खा रहा है तो क्या उसको आप लोग अलाउ करेंगे? देखें, ये एक हमारी सोसाइटी का एक मॉरल एलिमेंट है और सफाई सुथराई रखना एक हद तक हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इवन तो हमारी पॉलिसी में है कि अगर हम किसी को देखेंगे इस तरह की कोई चीज़ के साथ वो एंटर कर रहे हैं, पान गुटखा, छालिया, सिगरेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो हम उनको रोकेंगे। की आवाम किस तरह मुश्किल हालात का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद पर है कि कोई दिन तो ऐसा आएगा जब इस शहर की किस्मत भी चमकेगी। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि शहरियों की परेशानी दूर हो सके, लेकिन शायद अभी कुछ देर बाकी है, इसलिए तारीख पर तारीख मिलती रही है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची में कई बड़े मंसूबे तो तैयार कर लिए गए हैं जिन पर कुछ काम भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ मंसूबे ही हैं, जबकि शहर के हालात को देखते हुए हंगामी सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए, ताकि कराची की आवाम को मज़ीद तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े, ना उनको खस्ता हाल बसों की छतों पर लटकना पड़े और ना भेड़ बकरियों की मानंद भरकर सफ़र करना पड़े। नए साल में नई उम्मीद और नए जज्बों के साथ कराची के शहरी इन मंसूबों के मुकम्मल होने के इंतज़ार में हैं, ताकि ज़हनी सुकून हासिल हो सके जिससे वो सालों से महरूम हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।